TV, Next International. बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हिजरत कहानी के साथ मैं हूँ गजाला खालिद। हिजरत कहानी का सुन के आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हिजरत कहानी क्या है। तो हिजरत कहानी उन बुजुर्गों से बातचीत का एक प्रोग्राम है जिन्होंने हिजरत की थी। वो इंडिया के किस शहर से आए, वहाँ के रस्म व रिवाज, वहाँ हिजरत की अपनी मुश्किलात, और आप लोगों को मालूम है कि बहुत अब गिने चुने बुजुर्ग रह गए हैं जिनसे हम ये सब बातचीत कर सकते हैं। टीवी नेक्स्ट ने हमें ये मौका फराहम किया कि हम ऐसे बुजुर्गों के साथ बात करें जो रिकॉर्ड की जाए और आप लोगों तक पहुँचे, और यकीनन आप लोगों को भी ये सब देख के बहुत अच्छा लगेगा। और इंशाल्लाह हर बुध को हम एक बुजुर्ग के साथ हिजरत की अनकही कहानियाँ यहाँ सुनाया करेंगे और आप लोगों को दिलचस्पी होगी, और बिल्कुल अपनी आरा से हमें आगाह भी कीजिएगा, हमें बहुत खुशी होगी। और आज की हमारी बुजुर्ग मेहमान मेरी तो रिश्तेदार हैं, मेरी बुजुर्ग हैं, बचपन से मैंने इन्हें देखा, और इनके तारुफ में खुसूसन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में चंद अच्छी ख़वातीन जो देखी हैं जिनसे मैं मुतासिर हुई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि उनकी आदतें मुझ में आएँ, ये उनमें से एक हैं। इनका नाम है अजीजुन्निसा बेगम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये इनको जो इनके रिश्तेदार थे वो दादी कहते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जगत दादी हो गई। तो हमारे मुंह से दादी निकलेगा, अजीजुन्निसा बेगम बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और हम बिल्कुल आम बातें करेंगे जैसे हम अपने घर में बैठ के बातें करते हैं, और कुछ चीजें हमें भी आपके बारे में नहीं मालूम जो हम पुरानी बातें नहीं हो सकी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि हिजरत के बाद जब पाकिस्तान बना तो आपकी उम्र कितनी थी? मैं 16 साल की थी। 16 साल की थी, माशाल्लाह। और आप लोग किस शहर में रहते थे वहाँ? वहाँ हम टोंक में रहते थे। टोंक में रहते थे। और रियासत थी, मुस्लिम रियासत। जी जी। वहाँ रहते थे। हमारा बड़ा यानी मजहबी माहौल था, कोई ऐसी बात नहीं थी, ना ही हमें वहाँ से आने की जरूरत थी, मगर एक वो मुसलमान होने की हैसियत से हमने ये सोचा कि जहाँ हमारी रियासत बन रही है हमें वहाँ जाना चाहिए, इसलिए हम वहाँ आए। और टोंक में कुछ झगड़े फसाद किसी किस्म का हमारे सामने तो कोई झगड़ा नहीं हुआ था। बाद में हुए एक दो फसाद हुए, मगर वो भी मामूली थे, क्योंकि वो बड़े पुरान रियासत थी, कोई किसी किस्म का मुस्लिम या गैर मुस्लिम का कोई मसला नहीं था। वहाँ सब मिलजुल के रहते थे। और वहाँ कायदे आज़म के बारे में खबरें सुनते होंगे आप लोग? हाँ, सब सुनते थे। आज़ादी थी हमारी, हम रेडियो भी सुनते थे, वैसे भी होती थी उस जमाने में। तो आप ये देखें, कुछ जोश जज्बा ऐसा था कि छोटा वाला बच्चा जो होता था ना, वो भी एक झंडा लेके निकल जाता था, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा। तो वो बड़े रूपरवर यादें। और क्योंकि ज़हनी तौर पे मुसलमान जो थे वो बिल्कुल इस काम के लिए तैयार हो गए थे कि हमारी रियासत अली तक होनी चाहिए। अच्छा। हमारे यहाँ का माहौल तो यही था, क्योंकि हमारा माशरा ही मुस्लिम था। सुना है वहाँ तो हुकूमत भी मुसलमानों की थी, नवाबों की हुकूमत। बिल्कुल नवाबों की हुकूमत थी, यानी 3 नवाब का दौर तो मैंने देखा। अच्छा। साद अली खां मेरे सामने थे, इब्राहिम अली खां का जो था वो दौर मेरा नहीं था, मगर सादत अली खां, इस्माइल अली खां और इब्राहिम अली खां, ये 3 दौर मैंने देखे हैं। इब्राहिम अली खां का तो आखिरी दौर था। अच्छा। मगर सादत अली खां और फारूक अली खां जो थे वो तो यानी मेरे कुछ करीबी रिश्तेदार भी होते थे, यानी मेरे ननियाल के। अच्छा। उनकी जिस वक्त गद्दी नशीनी हुई है तो मैं वहीं नजरबाग में मौजूद थी। अच्छा। उनके पास बैठी। अरे वाह। तो सुना है बड़ी वहाँ तो धूमधाम होती थी गद्दी नशीनी बहुत ज्यादा, बहुत। फारूक अली खां की जब गद्दी नशीनी हुई, मेरी वालदा के यानी मामू होते थे या खालू होते थे, मैं इसमें कह नहीं सकती। बहरहाल वो मेरी नानी का घर और फारूक अली खां घर यानी दरमियान में खिड़की थी। अच्छा। हाँ, इतना वो था उनकी बीवियों से। तो फिर तो आपने देखे भी होंगे नवाबों के? मैं मंदुर खाना मुझे सब मालूम है। मेरा आना जाना अजीमुशान होते थे या सादा होते थे? बहुत सादा होते थे, बहुत सादा होते थे। उनमें कोई
सबसे अहम बात जो हुआ करती थी ना हमारे बचपन के ज़माने की, जी जी जो सादत अली खां के या इब्राहिम अली खां के ज़माने की, कि हमारे यहाँ जुमे की नमाज में नवाब साहब जब चलते थे नजरबाग से तो तोप चलती थी। अच्छा और ये ऐलान होता था कि नवाब साहब जो हैं वो नमाज के लिए रवाना हो गए। अच्छा और वो हमारी नानी के बिल्कुल सामने मस्जिद थी, जामा मस्जिद, उसमें आते थे। और जहाँ तक मेरा जहन है तो वो ये भी होता था कि किसी वक्त खुतबा देते थे, नमाज पढ़ाते। अच्छा बहुत आलिम आदमी थे, कोई ऐसे नहीं था। तो नवाब की सवारी के भी बड़े किस्से सुने हैं। बड़े एहतमाम से खुली बग्गी में आते थे। अच्छा अब ना देखी मैंने, अच्छा मैंने वो बग्गियाँ आती हुई देखी। अच्छा क्योंकि मैं बच्ची थी, मगर मेरी नानी का घर बिल्कुल रास्ते में लोग खड़े होते थे। और रास्ते में लोग, और वहाँ एक आप ये देखें हिंदुओं की और मुसलमानों की ये थी, अगर वो बेगमात की सवारियाँ निकलती थी ना, मुंह उधर करके खड़े हो जाते थे। सवाल नहीं था कि पर्दे की वजह से, क्योंकि बग्गियों में जो जाते थे खुली बग्गियों में कोई ये नहीं था आजकल की तरह तोपे बंदूक लेके निकले। हर जुमे पे नवाब साहब आते थे नमाज पढ़ाने के लिए, ईद पे ईदगाह जाते थे। अच्छा ईद मेरी नानी के घर के सामने से निकलती थी ईद। अच्छा। क्या ईद होती थी कि हम बचपन में सब कुछ छोड़ के वो ईद देखने के लिए। अच्छा क्या खास बात होती थी उसमें? भाई जितना भी, क्योंकि आप ये देखें कि हम जहाँ रहते थे ना कैपिटल था। अच्छा वो जगह जो थी ना कैपिटल थी, जैसे आज इस्लामाबाद की हैसियत है, वो हैसियत उसकी थी। क्या नाम था आपके मोहल्ले का? मेरी नानी के मोहल्ले का नाम था अमीरगंज था। अच्छा। और मेरा घर जहाँ था वो पाएगा कहलाता था। अच्छा। तो वो नानी के घर का किस्सा है। अच्छा। मेरे घर में नहीं होता था, वो अलग जगह थी। तो सारी यानी उनके दरवाजे के सामने से सारी चीजें निकलती थी। अच्छा। अमीरगंज जो था तो वो किसी जमाने में यानी जो नवाबीन के जमाने का इनकी जो आबादियां थी वो उनमें से आबादी। अच्छा। वहीं सामने जर्नैल साहब का घर था। अच्छा। बिल्कुल यानी मेन रोड बीच में, सामने जर्नैल साहब, ये मेरी नानी का घर, ये जामा मस्जिद। अच्छा। ऐसे तिकोन था। अच्छा। ऐसे जामा मस्जिद ये थी, जर्नैल साहब का घर ये था, मेरी नानी का घर ये था, इस तरह। लेकिन मैं उससे पहले एक बात रह गई थी कि मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपके वालिद का नाम क्या था? सखावत हुसैन। सखावत हुसैन। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जब हमारा प्रोग्राम जाता है ना और वहाँ के लोग देखते हैं जो टॉक में रहते होंगे, उनको बहुत अच्छा लगता है, जैसे आपने बताया कि हम पाएगा में रहते थे, और तो फिर वो उनको ये शौक होता है कि वो बुजुर्ग कौन थे जिनका घर था। इसलिए मैं ये पूछ रही थी आपसे कि आपके वालिद का नाम। और अब हम अपनी बात जारी रखेंगे, जो आप हमें ईदों का बता रही थी, नवाब साहब के जमाने की ईदों का। तो क्या सवारी आती थी या जर्क बर्क लिबास पहने हुए? जर्क बर्क लिबास होता था पूरा, जितना भी यानी हुकूमत का जैसे निजाम होता है ना। जी जी। ये घोड़े पलते हैं, गाड़ियां होती हैं, तोपखाना होता है, और कुछ लवाजमात ऐसे होते हैं जो हुकूमत को उजागर करने के लिए होते हैं, यानी फौज वगैरह, ये सब, ये इन सब का अलग एक एक हिस्सा बनता था। वो सब आते थे, सब आते थे, सब यानी जुलूस की शक्ल होती थी। ईद का जुलूस होता था, उसमें हर किस्म की जो लोगों की खुसूसी चीजें होती थी, जैसे फौज का इलाका है या पुलिस का है या जो भी होता था, तोपखाना है, ये सब चीजें बराबर निकलती थी। घोड़ियां इतनी सजी बनी निकलती थी, आप ये देखें उन पे मखमलीन कपड़े पहने पड़े, जेवर पहने हुए, ऐसे दुल्हनों की तरह करके चलती। अच्छा। इतना ये मालूम होता था जैसे कोई दुल्हन जा रही। अच्छा। इस तरीके से जाती हैं। और बाकायदा नवाब साहब बग्गियों में खुली बग्गी। अच्छा। तो ये नहीं होता था कि वो खुली बग्गियों में होते थे। अच्छा। बेगमात के फिर आगे अवाम जो होते थे उनके टांगे होते थे, क्योंकि हमारे यहाँ उस वक्त में गाड़ियां तो थी नहीं। जी। मगर जो बैलगाड़ी और जो वो होते थे मुखिया हजरात होते थे, वो अपने लिए टांगे रखते थे। अच्छा। बैल टांगे होते थे, उनके घरों में रहते थे, और वो उसमें उस वक्त का फैशन था, लोग जाया करते थे। खवातीन के लिबास, खवातीन वहाँ गरारा पहनते थे या चूड़ीदार पैजामा पहनते थे? नहीं, ज्यादातर तो चूड़ीदार पैजामा पहना जाता था, मगर आम तौर से जो बुजुर्ग खातून होती थी वो कुल्फी का गरारा पहना करती थी, या ये गरारा गोट वाला तो बाद में चला था, मगर उमूमन कुल्फी का गरारा मेरे ददियाल में पहना जाता था। समझ गए।
और नहीं तो ये कलियों का कुर्ता अच्छा और तन पजामा, अच्छा बड़ा दुपट्टा, अच्छा। ऐसा कि यानी जिससे जिस्म ढका हुआ। पर्दा बहुत, जैसे आप पर्दा बहुत बाहर ज्यादा। से जाते वक्त किस तरह जाते थे गाड़ियों में? गाड़ियाँ आती थी, ऐसी चौखुटी गाड़ी होती थी और उस पूरे पे पर्दा पड़ा होता था। अच्छा आगे गाड़ीवान होता था, वेद होते थे। अच्छा, अमूमन हमारे यहाँ के घर ऐसे होते थे जिनमें घेर होता था, खुले हिस्से को घेर कहा जाता था। अच्छा जो बड़े घर होते थे, अच्छा उसके अंदर वो गाड़ी खड़ी हो जाती थी और फिर वो औरतें आके उसमें बैठ जाती थी, गाड़ी बांध फिर आगे बैठता था गाड़ी लेकर। अच्छा। तो अगर ऐसा नहीं होता था तो बाकायदा चादरें लगती थी, 2 चादरें पकड़ के आदमी खड़े होते थे, उसके दरमियान से औरत निकल के गाड़ी में बैठती थी और फिर वो दरवाजे पे चली जाती थी और अंदर। तालीम का क्या था खवातीन की? हाँ, आप लोगों ने कैसे पढ़ा? जो अरे बहुत मुश्किल था। मुश्किल यानी आप ये देखें कि मैंने जो पढ़ना लिखना सीखा वो मेरी मुल्लानी के यहाँ पहुँचा दिया गया था मुझे। एक अच्छी खातून थी, तो वो उन्होंने मुझे कुरान शरीफ पढ़ाया। अच्छा। उन्होंने मुझे तख्ती लिखना सिखाई। अच्छा। उन्होंने मुझे नमाज रोज़ा सिखाया। अच्छा। उन्होंने मुझे अलिफ लिखना सिखाया। अच्छा। और इस हद तक के आ जा खा पी आना जाना खाना पे ये मैंने लिखा बस। आसान उर्दू के अल्फाज, क्योंकि 7 साल की उम्र में तो कुरान शरीफ खत्म हो जाता था। अब 7 साल में बच्चा और क्या सीख सकता है? बस यही कुछ सीखा, यही कुल तालीम। अच्छा अच्छा। अब उससे बाद में ऐसा हुआ कि क्योंकि मुझे था शौक, मैं चाहती थी कि मैं पढ़ूं, पढ़ने का शौक, लेकिन मेरी वालिदैन को नहीं था। हाँ, जो वो जमाना ही नहीं था ऐसे। खैर मेरी एक खाला थी, वो जानती थी लिखना। वो हबीबुद्दीन वहाँ के बहुत मशहूर और मारूफ वकील बिल्कुल। हाँ, उनके वो मेरे मामू थे। अच्छा। हाँ, वो मेरे मामू थे, मेरी बागलदार की सगी खाला के बेटे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनकी बहन थी, वो मेरे रिश्ते में भी आई थी। अच्छा। उन्हें लिखना आता था। अच्छा। तो मैं उनसे बाकायदा, वो हमारे घर एक मरतबा 3-4 महीने के लिए आके रही, तो मैंने उनसे कहा मुझे लिखना सिखा दो। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे लिखना सिखाया। अच्छा। तो मेरी वालिदा बहुत नाराज होती थी। अच्छा। एक दिन तो उन्होंने मुझे मारा, इसे खत लिखेगी जो लिखना सीख रही। अच्छा। उस जमाने में यही होता था ना कि अगर लिखना सीख रही है तो किसी ना किसी को खत लिखेगी। हाँ, खत लिखेगी। अब ये बस यही हमारी तालीम थी, मगर क्योंकि मुझे शौक था इसलिए मैं पढ़ती रहती थी किताबें। हाँ। और इसके अलावा आप ये देखें कि मेरे बाप वाले जो थे ना, उन्होंने सिर्फ मुझे इतना किया था कि जब मैं मुल्लानी के यहाँ से पढ़ चुकी और आई तो उन्होंने मुझे एक किताब में से, जो हमारे बड़ी मुस्तनद है, राह नजात के नाम से है किताब। अच्छा। हाँ, इस्लामी किताब है, मजहबी। उसमें अल्लाह का शुक्र है कि इंसान की जरूरत का इल्म सब, अच्छा, खुसूसन औरत मर्द सब के लिए। अच्छा। बस वो उन्होंने मुझे ला के दी थी। अच्छा। यही मेरी तालीम है। अच्छा। और यही मेरा सब कुछ। अच्छा। इससे आगे मैं कुछ भी नहीं। अच्छा। और तफरी क्या थी? तफरी तो नहीं होने के बराबर। फिल्में जैसे उस जमाने की मैंने फिल्में देखी। हाँ, मैंने देखी मगर बहुत कम। अच्छा। बहुत कम, यानी बाकायदा के बड़ी मुश्किलों से इजाज़त लेके, या ये कि एक ज़माने में ऐसा था कि वो थोड़ा सा मौका मिला था कि कुछ मेरी नानी का लिंक हो गया था, तो वो, मगर वो नहीं होने के बराबर। क्या अनमोल घड़ी पिक्चर मैंने यानी सिनेमा हाउस में, हाँ, मैं सिनेमा हाउस में बैठ के देखी। अच्छा। बड़ा अच्छा लगता होगा। इतनी अहमियत होती थी उसकी कि हम ये समझते थे कि निमालूम क्या किया जी। तो वो ये हमारी बहुत बड़ी वो होती थी, वो भी किसी बुजुर्ग के साथ या किसी उसके साथ बड़े जतनों से ऐसा होता था कि कभी हमें इजाजत किसी बना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होने के बराबर थी। मैंने कहा तक हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं। आप लोग कितने बहन भाई थे? मैं तो वहाँ 3 बहनें और एक भाई था। अब तो खैर माशाल्लाह 2 भाई थे। यहाँ आने के बाद, पाकिस्तान आने के बाद एक भाई छोटा हुआ। मगर 3 बहनें 1 भाई थे। अच्छा। ये हम वहीं पे इंडिया से ही थे। अच्छा। चलिए, अब हम हिजरत पे आते हैं कि जब पाकिस्तान आए किस तरह आए आप लोग? अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन मेरी वालिदा जो थी ना, वो डरती बहुत थी। अच्छा। अच्छा, उस जमाने में यानी शुरू का जमाना था और बाहर की खबरें ज्यादा आती थी। अच्छा। और खुसूसन जो अखबार वगैरह आते थे तो वो
वो भी ऐसे पढ़े जाते थे जैसे कोई सहीफा पढ़ रहा है, हाँ, इस तरीके से। हालात भी ऐसे थे उस वक्त। हालात भी ऐसे थे। बिल्कुल। तो मैं और मेरे खालू की और हमारी बहुत यानी क्लोज थे हम, बहुत रोशन दोस्तियाँ थी। तो वो आके खालू हमारे जो थे सारे किस्से सुनाते थे। अच्छा, बलवों के और ये जो, और वो वालदा डरती थी। अच्छा तो सिर्फ वालदा के डर की वजह से हम यहाँ आए, अच्छा, वरना मेरे ददियाल से कोई नहीं आया। अच्छा सिर्फ एक हमारे ही घर आया था। अच्छा, तो वो भी खालू ने ये कहा था कि दूसरा अभी तो आप चले, हम मेरी बहन अभी इजाजत नहीं देती, मैं बाद में आ जाऊंगा। वो आए नहीं, बाद में नहीं आया, वो नहीं आया, हालात में बस। और नहीं तो हमारे यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं था, हमें ना माली तकलीफ थी, ना हमें कोई ऐसे मसला था, कुछ भी नहीं था, हम बहुत आराम से थे। कोई लेकिन फिर भी ऐसे छोड़ के आना एक मुश्किल मरहला होगा पूरा अपना। नहीं, वो वालदा का कुछ ऐसा मिजाज था कि उनकी कैफियत ऐसी थी कि वो अकेली घर में नहीं रह सकती थी। अच्छा, अगर वालिद मेरे लाके उन्हें कोई रकम वगैरह देते, क्योंकि हमारे यहाँ कोई जमीन का भी मसला था, तो जमींदार के यहाँ तो ऐसा होता है कि एक वक्त में रकम आती है तो ढेरों आती है, नहीं आती। आपके वालिद जमींदारी नहीं, वो यानी खुद नहीं करते थे, बल्कि उनकी कुछ जमीनें थी जो उन्होंने किसी को दी हुई थी और ठेके पे थी। अच्छा अच्छा, तो वो लेकिन फसल पे तो चीज आती है ना। तो वो उस वक्त में वो रातों की नींद उनकी उड़ जाती थी कि इस पैसे को मैं रखूं तो कहाँ रखूं, क्योंकि उस वक्त में बैंक का ये तो इतनी थी, बिल्कुल घरों में ही घरों में रखे जाते थे। तो वो वालदा मेरे पास रखवाती थी। अच्छा, उस वक्त में मैं उसकी रखती थी। आप बहन भाइयों में सबसे बड़ी? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। तो वो वालिद भी मेरे पास रखवाते थे। वो फिर ऐसा होता था कि वो तो उनके डर की वजह से, और नहीं तो हमें खानदानी तौर पे हमें कोई किसी भी किस्म की हमें कोई तकलीफ नहीं थी। अच्छा, मेरा खानदान तो अभी भी सब वही है। हाँ, वही है। अच्छा, सिर्फ नानी और मामू आए थे जी, और उसके अलावा कोई नहीं आया। अच्छा, हाँ, अच्छा, खाला मामू सब वो भी वहीं थे। तो चचा वगैरह सब भी वही, कोई हमारे खानदान का नहीं आया। चलें अब हम एक वक्फा लेते हैं और बाकी गुफ्तगू हम एक वक्फे के बाद करें। TV Next International. अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो हम आपको अपनी नई ड्रामा सीरीज में चांस दे रहे हैं। कोई ऑडिशन नहीं, बराह रास्त रिकॉर्डिंग पर तशरीफ लाएं और अपने ख्वाबों को ताबीर दें। अभी कॉल कीजिए 0314-1247-315। TV Next International. के बाद हम अपनी बातचीत का आगाज वहीं से करते हैं जहाँ से हमने बात छोड़ी थी। हिजरत के बाद हम हिजरत पे थे कि आप किस तरह आई वहाँ से। तो आप कह रही हैं वहाँ टोंक में कुछ भी ऐसा बलवे नहीं हुए, मुश्किल नहीं हुई, और जो हिजरत की वो अपनी मर्जी से की, आपके वालिदैन ने अपनी खुशी से की, अपनी खुशी से। एक मुसलमान मुल्क में आने का शौक। फिर आप ट्रेन से आए, और किस शहर में आए आप लोग पहले? हम सबसे पहले जो चले तो ट्रेन से ही आए। ट्रेन से आके आए तो हम यानी इरादा ही वहाँ से हमारा जो था वो शिकारपुर का था। शिकारपुर? हाँ। अच्छा, वहाँ कोई आपके रिश्तेदार? तो रिश्तेदार नहीं थे, मेरे वालिद के एक दोस्त थे। अच्छा। उनका पता नहीं क्या नाम था, मैं अब भूल गई। हाँ। तो वो उन्हीं के यहाँ आके हम उतरे भी थे। अच्छा। फिर उन्होंने हमारे लिए घर का इंतजाम भी किया था। उस जमाने में खाली घर मिल जाया करते थे। अच्छा। तो वो हम वहाँ पे आके सेटल हो गए थे और एक अरसा रहे हम शिकारपुर में। अच्छा। शादी मेरी शिकारपुर में हुई। अच्छा। वहीं पे, यहाँ तक कि मेरे शोहर जो थे वो भी शिकारपुर में थे। अच्छा। तो वो उससे बाद में, मगर हालात इस किस्म के रहे कि महाजिर के लिए तो टिकना हर जगह आसान काम तो नहीं है ना, बस वो नहीं जम सके। फिर ये हुआ कि मुझे कोई नहीं हुआ इस पे। वहाँ से मुनब्बा पे आके उतरे। फिर हम इंडिया से जब चले जी, तो हमारा स्टे जो था मुनब्बा था। जी। वहाँ से उतरे, फिर वहाँ से बैठे तो हम हैदराबाद उतरे। फिर हैदराबाद से जब बैठे तो शिकारपुर। अच्छा। तो आपके वालिद को फिर रोजगार के सिलसिले में कोई मुश्किलात हुई पाकिस्तान आके? सरकारी मुलाजमत तो मिली नहीं जी, समझ गए। लेकिन कारोबार किए मेरे वालिद ने बहुत से कारोबार किए, मगर जो जमे तो सुनारे पे जमे। अच्छा। उन्होंने सुनारे की दुकान की। अच्छा। और यहाँ तक शिकारपुर में थी। फिर जब सुनारा छोड़ा तो उसके बाद फिर वो कुछ नहीं कर सके। अच्छा। फिर सर्राफ थे, वो सुनार नहीं थे बल्कि सर्राफ थे। अच्छा। और वो
फिर मेरे भाई ने सुना रखी है, अच्छा वो भी इसी में गए। अच्छा। बस हमारी यही दुकान है। अच्छा, और आपके शौहर क्या मेरे करते शौहर थे जब मुलाजिम। आपकी शादी हुई? मुलाजिम सरकारी। मुलाजिम थे, हाँ। ये मुझे या नाम इस वक्त नहीं आ रहा है, ये जो मकानों वगैरह का बिल्डिंगों का होता था, ये क्या कहते थे इस महकमा को? सेटलमेंट का महकमा। सेटलमेंट जो क्लेम दाखिल होता था और क्लेम फिर दाखिल क्लेम होते से थे, लोगों को उससे जो महकमा होता था ना, सेटलमेंट। हाँ उसी में थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर शिकारपुर से बाद आप, मेरा ख्याल है सिब्बी में भी नहीं है आप? वहाँ ट्रांसफर हो गया था उनका। अच्छा वहाँ 15 साल रहे। अच्छा बलूचिस्तान में वहाँ पे रही 15 साल, मगर वो था यही महकमा। अच्छा फिर जब वहीं से रिटायर्ड हुई, अच्छा। तो उससे बाद में ये हुआ कि रिटायरमेंट के बाद कराची आए। कराची आ गए। अच्छा अच्छा। आपने अपने वालिदैन को जो हिजरत के बाद आए कभी पछताते हुए देखा कि हमने हिजरत क्यों की? नहीं, मेरे वालिद से एक मरतबा किसी ने कहा था कि चलें इंडिया चलें, चक्कर लगाएं। उन्होंने कहा मैं हिजरत करके आया हूँ, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। अच्छा। हाँ, बस मैंने अल्लाह के नाम पे हिजरत की और मुझे कोई वो नहीं। कितनी बड़ी बात है। आप भी कभी नहीं गई फिर दोबारा? मैं भी नहीं गई। अच्छा। और वहाँ से जो आपके रिश्तेदार थे वो आए पाकिस्तान हाँ, कभी? कोई ननिहाल से ज्यादा आए, ननिहाल से कोई एक कोई रिश्ते की फूफी का बेटा आया था, एक दो, वरना कोई ननिहाल से खाला आई, खालू आए। अच्छा। उनकी औलादें हैं, एक तो यही है। अच्छा। शायद नफीस नाम सुना हो तुमने? अच्छा। नफीस का शायद अंजुम नफीस, ये मशहूर लोग हैं। अच्छा। तो वो लोग आए, मगर ये कि मेरे दुधियाल से कोई नहीं आया। अच्छा। दुधियाल मेरा सेठ था। अच्छा। अब जैसे माशाल्लाह इतनी उम्र गुजार के बच्चे, पोता पोती, नवासा नवासी माशाल्लाह पढ़े लिखे, तो आप कैसा देखती हैं पाकिस्तान को? जैसे जो सोच के आप आई समझदार थी और अब इतने साल बाद मायूसी होती है या उम्मीद है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद है। इसलिए कि यहाँ अगर है तो कम से कम हम आज़ाद तो हैं। सही बात। यानी हम अपने मजहबी तौर पे, ये तो नहीं कि हमें कोई दूसरे का मुंह देखना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है कि अगर हम ये दिवाली में नहीं गए तो ये नाराज हो जाएंगे, हमारी ईद पे क्या असर, ये सब कुछ नहीं। हाँ। हम आज़ाद हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें तो कभी वो नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात, आपने इतनी अच्छी बात की है जिस पे हमें अपना प्रोग्राम खत्म करना था। और आखिर में मैं कहूँगी नई नस्ल के लिए आप अपने मुल्क के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हमारा मुल्क जो है ना, बस वो अल्लाह ताला उसे हिदायत दे, और कुछ नहीं। हिदायत की कमी है, और वैसे कोई बात ऐसी नहीं है। इसलिए कि मुसलमान के लिए तो हिदायत सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ। जो अल्लाह ताला उसे हिदायत दे तो नेक अमल करे तो सबसे बस तभी अच्छी बात है। अब जो है शैतान का गलबा ज़्यादा हो गया है। हाँ। और लोगों ने ईमानदारी और बेईमानी के फ़र्क को ख़त्म कर दिया है। अल्लाह रसूल के बात को उन्होंने पीछे कर दिया है, तो तकलीफ होता है। अच्छा, आपकी बात पे जो आपने ये कहा रस्म रिवाज और ये त्योहार दिवाली, उस पे मुझे याद आ रहा था कि एक गाय का ज़बीहा भी तो एक मसला होता था। क्या टॉक में भी ऐसा होता था? नहीं, हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था। अच्छा, मुसलमान खा ले, मगर वहाँ पे आम तौर से ये नहीं हुआ करता था, खुश दिली से नहीं किया जा सकता। बल्कि मेरा ख्याल पाकिस्तान बनने के बाद तो ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो गई थी। अगर गाय ज़िबा करते थे तो नहीं मालूम क्या क्या कुछ हो जाता था। अच्छा। और जैसे हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं था, और यहाँ पे तो हम आज़ाद हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमें तो कोई तकलीफ नहीं। और जो त्योहारों का आपने अभी कहा, होली दिवाली, तो वो उस जमाने में जब आप टोंक में रहती थी, मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि अगर हम किसी बुजुर्ग से बात करते हैं ना, तो सुनने वालों को ये बात बहुत अच्छी लगती है। जो हम रस्म और रिवाज की बात करें और त्योहारों की बात करें, तो जो हिंदुओं के त्यौहार आते थे, जैसे मुसलमानों के त्योहारों का तो आपने बताया, ईद की हमने बात की, बकरीद की बात हमने नहीं की, बकरीद आने वाली है। तो और जो ये होली दिवाली, तो मुसलमानों का क्या उसमें होता था? कोई जबरदस्ती रंग फेंका जाता था होली पे या ऐसा कुछ नहीं था? अच्छा, हमारे वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था। अगर बाद में हो गया हो तो मुझे पता नहीं, वरना ऐसा कोई नहीं था। आज़ादी थी, आज़ादी थी, अपने अपने मजहब के लिए आज़ादी थी। और मेरा जो घर था उसके सामने तो सब हिंदू रहते थे। अच्छा। आप यकीन करें कि जिस वक्त हम आए तो सब खड़े हुए रो रहे थे कि आप क्यों जा रहे हैं, आपको क्या तकलीफ? हाँ। समझ गए। और हमारे घर के बराबर एक कलाल का घर था, उसके बराबर
सामने जो है वो हिंदुओं की आबादियां थी। तो कोई ऐसी बात कोई नहीं ऐसा होती मसला नहीं था। हाँ था कि गाय वाय के गोश्त से ज्यादा वो होता था, तो मगर हमारे यहाँ तो सब कुछ है। हमारे यहाँ तो बकरे का गोश्त बीमार आदमी को खिलाया जाता था। अच्छा। गाय का कोई आमतौर से खा। हाँ, मेरा ख्याल है वहाँ नवाब की हुकूमत थी, हाँ, मुसलमान हमारे यहाँ नवाब की, तो शायद इस बिल्कुल, वजह से मुस्लिम रियासत थी और पक्की मुस्लिम रियासत थी। यानी ऐसी मैंने बहुत बहुत कम देखी है। अच्छा। मैं और जयपुर में इधर उधर सब जगह घूमी हूँ मैं, और वहाँ पे भी, मगर मैंने इतनी आज़ादी कहीं नहीं देखी जितनी हमारे यहाँ थी। तो जैसे आप बता रही हैं सामने हिंदुओं के मकान थे, तो आपकी कोई सहेली थी हिंदू जो? नहीं, हमारे यहाँ इस तरह मिलना जुलना नहीं था, और आपस में हम एक दूसरे से नहीं मिलते थे। इसके अलावा 7 साल के बाद हमारे लड़की को बाहर नहीं निकाला जाता था, घर में ही घर में ही रहती थी। अब वो क्या किसी की सहेली दोस्ती बनाई। फिर इसको सहेलियां जो बनती हैं वो स्कूल जाने से बनती हैं, दरगाहों में जाने से बनती हैं। अब जब हम किसी स्कूल के में नहीं जाएंगे तो सहेली किधर से बनाएंगे? सही बात, ना घर से निकल रहे हैं। हाँ, मोहल्ले में जो हमारे मुस्लिम घर थे उनमें थी हमारी मिलने वाली सहेली, और वो हमारे साथ आई। अच्छा अच्छा। तकरीबन पूरा मोहल्ला में एक साथ आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरे वालिद लेकर आए थे सब। अच्छा। मेरी दादी बताती थी उस जमाने का कि वो हम लोगों को बड़ी दिलचस्पी होती थी, और यही बातें जो आप कर रही हैं कि वो जेवरात के नाम हमें बताती थी। और मैं सोच के आई थी मैं आपसे पूछूंगी जेवरात के नाम, जो हमने कभी नहीं सुने। भाई हमारे यहाँ एक तो मसला ये था कि अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, तो ना हद से ज्यादा हम बहुत बड़े लोगों में से थे, ना ही दरमियाने लोग थे। लेकिन हमारे यहाँ यानी गला हाथ चांदी नहीं पहनी जाती थी। चांदी नहीं पहनी जाती थी? सर से लेके और यहाँ तक क्या कि हमें हाथों में सोना पहनते थे। अच्छा। पाँवों में चांदी पहनी जाती। अच्छा। और वो भी इतनी पहनी जाती। अच्छा। हाँ। और फिर हर जेवर का नाम अलहदा होता था उसमें। और हमारे यहाँ जब शादी होती थी तो ये नहीं पूछा जाता था कितने तोला दे रहे, बल्कि ये पूछा जाता था कितने पाव दिया, शेर दिया, आधा किलो दिया, पाव दिया। अच्छा। शेर सोना चांदी नहीं, चांदी का तो कोई हिसाब ही नहीं था। सोना दिया। और यहाँ आने के बाद भी हमने 5 तोला 10 तोला तक तो हिसाब किए, उससे बात फिर नहीं बना। अब तो सोच भी नहीं सकते कि क्या है। सही बात है। सबसे दिलचस्प मुझे लगता था नाम पहुंची, ठुस्सी, गंडा, अच्छा, सतलड़ा, ये बिंदी, और ये झूमर, लड़ियाँ, ये सब चीजें, ये सर के ये पूरा सर जो होता था बिल्कुल वो होता था। कौन कौन सी वो होती थी? सिर्फ दुल्हन का या आम खवातीन भी कहीं आने जाने में इतना ही तैयार होती थी शादियों में? नहीं, कम पहनती थी, यानी पूरा तो नहीं इस्तेमाल करती थी, मगर दुल्हन के लिए जितना कुछ होता था वो पहना जाता। अच्छा अच्छा अच्छा। दुल्हन तो वहाँ देखने के काबिल होती थी। जी जी जी। दुल्हन को लोग देखते थे। अच्छा। यहाँ तो दुल्हन को कोई नहीं देखता। यहाँ नहीं देखते। यहाँ दुल्हन को देखने की जरूरत ही नहीं होती, वो देख रही होती है। वो सबको देख रही है। वहाँ तो घूंघट में होती होगी ना? घूंघट में, और वही चूड़ीदार पजामे वाली दुल्हन। दुल्हन भी गरारे नहीं पहनती थी। बहुत भारी भारी जोड़ा होता था उस जमाने में भी। आप ये देखें, यानी ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए तनख्वाह, 15 रुपए तनख्वाह, या बहुत बता रही हूँ। ये मेरे जमाना जो था, मेरे बाप की तनख्वाह जो थी 100 रुपए थी। 100 रुपए जब हम यहाँ आए हैं तो 100 रुपए तनख्वाह थी, और ये बहुत थी। वहाँ पे दुआ मांगी जाती थी कि 40 रुपए तनख्वाह। 40 रुपए? अमीर आदमी होता था 40 रुपए वाला। तो वो ऐसी सूरत में दुल्हन का दुपट्टा जो बनता था 100 रुपए का बनता था। 100 रुपए का बनता था? खालिद चांदी का गोटा लगता था। बहुत ज्यादा उस जमाने के हिसाब से। उस जमाने के हिसाब से बहुत महंगा बनता था। आपकी बात पे मुझे याद आया, अभी 1-2 दिन पहले हमने यहाँ रिकॉर्ड किया है एक प्रोग्राम जो बकरीद के हवाले से था, तो उसमें बकरों की कीमतों का जिक्र भी आया था। तो आपको कुछ याद है बकरा कितने का आता था? वैसे मुझे बकरे का तो याद नहीं। 40 रुपये जिसकी तनख्वाह होगी, 2-2.5 रुपए का बकरा आता होगा, या इससे ज्यादा का नहीं आ सकता। भाई मेरे वालिद से एक ने कहा कि मुझे भैंस चाहिए, एक थी भैंस चाहिए, और तो मुझे भैंस ला दो। तो मेरे वालिद जो है, क्योंकि उनका थोड़ा सा ताल्लुक गाँवों से भी था ना। जी जी जी। तो वो दिया, वो लंबी चौड़ी भैंस एक वक्त में 4 किलो दूध देती थी। अच्छा। इतनी लंबी चौड़ी। 50 रुपए। 50 रुपये की?
अब यहाँ पे हिसाब लगा लें। वो जिनके लिए भैंस लाए थे वो बहुत नाराज हुई, इतनी महंगी लाए हो। तो उनका ये 4 किलो दूध एक वक्त में देती है 50 रुपये की। 50 रुपये। हमने अभी एक फार्मी चूजा खरीदा है 50 अच्छा। रुपये का। मुझे वो याद आ गया आपकी बात से। तो यानी ये मुझे मेरी याद की बात है जी कि मेरे सामने आई है वो भैंस, मैंने देखी। हाँ, वाह भाई, बहुत ही दिलचस्प बातें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला बेटा, सलामत रखे। तो मैं सलामत रखी कि तुमने ये मौका दिया, वरना तो मुझे तो खबर भी नहीं है इन बातों का क्या है क्या नहीं है। और क्या पता मैंने आपके यानी अच्छा काम भी किया है कि नहीं किया। नहीं, हमें तो आपकी बातें सुननी थी, आपने की यादें सुननी थी, आपका पाकिस्तान आना सुनना था और रस्म रिवाज, और बहुत ही अच्छा लगा बात करके। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी हिजरत कहानी के अगले प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। TV Next International.